उस बेटे ने जिसे गोद में उठाकर चलना सिखाया, जिसे पढ़ाकर बड़ा बनाया, आज उसी बेटे ने अपने पिता को भेज दिया वृद्धाश्रम, ये कहकर कि वहां आपकी देखभाल बेहतर होगी। पर क्या सच में ये देखभाल थी या एक बहाना अपने पिता से दूर हो जाने का? वक्त बीता और जब सच छिप नहीं सका, तब एक दिन हरिनारायण ने फैसला किया वो अपने बेटे के घर लौटेंगे, लेकिन भेष बदलकर। न नौकर न पिता, बस एक अजनबी बनकर देखेंगे कि उनके बेटे और बहू के दिल में अब कितना प्यार बाकी है। क्या होगा जब एक पिता अपने ही घर नौकर बनकर लौटेगा? क्या बेटे को अपनी गलती का एहसास होगा? और क्या उस घर में फिर से रिश्तों की गर्माहट लौट पाएगी? अगर आप इस दिल को छू लेने वाली सच्ची कहानी की पूरी सच्चाई जानना चाहते हैं, तो कहानी के अंतिम पल तक जरूर बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हर कहानी आपको इंसानियत, रिश्तों और भावनाओं की गहराई से मिलवाती है। और आप किस शहर या गांव से इस कहानी को देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। गिरधरपुर का मौसम ठंडी सर्दी की शुरुआत को छू रहा था। पत्ते पीले और सूखे, खेतों पर हल्की कुहासा और घरों की छतों पर सुबह की ठंडी रोशनी। उस छोटे से गांव के बीचों बीच खड़ा था एक साधारण सा घर, पुराने लकड़ी के दरवाजे, सीढ़ियों पर घिसी हुई चप्पलें, और आंगन में एक पुरानी पीपल की छाया। उस घर की सबसे बड़ी शख्सियत अब अकेला रह गया था, हरिनारायण तिवारी। हरिनारायण के बाल अब सफेद थे, चाल धीमी, आवाज में पुराने समय की मृदुता और आंखों में वर्षों का अनुभव था। कभी वे खेतों में हल से मिट्टी को चीरते थे, गांव के मेलों में गांव वालों के साथ हंसते थे और अपने घर की सादगी में खुशियां ढूंढ लेते थे। पर समय ने सब कुछ बदल दिया। बेटे की शादी हुई, बेटी बेटियों की तरह घर में बदलते रिश्ते आए, और धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि वे अपने घर के लिए अब बोझ बनते जा रहे हैं। एक शाम उन्हें अपने बेटे अमित और बहू रीना की तरह से चिट्ठी मिली। चिट्ठी का कागज विस्तृत और साफ था, पर शब्दों के पीछे की बात ने हरिनारायण का बचपन जैसा भरोसा हिला दिया। चिट्ठी में लिखा था, बाबूजी, हम 3-4 हफ्तों के लिए विदेश घूमने जा रहे हैं। वहां कुछ पारिवारिक जरूरी काम है। आप इस दौरान वृद्धाश्रम में कुछ दिन रुक जाइए, वहां आपको अच्छी देखभाल मिलेगी। हम लौटते ही आपको अपने साथ ले आएंगे। अमित, रीना। हरिनारायण ने चिट्ठी पढ़ी और उसकी आंखों में थोड़ा आश्चर्य, थोड़ा शोक और एक तरह का समझौता उतर आया। उन्होंने चिट्ठी फोल्ड करके अपनी छाती से लगा लिया। मेरा बेटा विदेश जा रहा है, ठीक है, चले। और फिर वही पुराना धीरज, वही अपार विश्वास। वृद्धाश्रम का नाम था शांत निवास। गांव से थोड़ा सा बाहर, वृक्षों की परछाइयों में लिपटा, सफाई और देखभाल का ढांचा था। वहां हरिनारायण पहुंचे। पहले कुछ दिन उन्होंने वहां के नियम, बगीचे और बाकी वृद्धों से घुलना मिलना सीखा। वहां की अधीक्षिका सीमा एक सरल, दयालु स्त्री थी। उसने हरिनारायण का स्वागत किया और उनकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखा। हरिनारायण ने भी सौहार्दपूर्वक सबका सम्मान बनाया और धीरे धीरे उनकी दिनचर्या बन गई। सुबह की आरती, योग, दोपहर की धूप और शाम की बातें। पर हर शाम हरिनारायण वो खाली कुर्सी देखकर उदास हो उठते, जहां कभी उनका बेटा बैठकर चाय पिया करता था। अब वही कुर्सी खाली थी। वृद्धाश्रम के दोस्त, कुछ नियमित बातों और कहानियों से जीवन चल गया था, पर असली खालीपन कहीं और था। घर, वे लोग, वे चेहरे, सब उनकी जिंदगी के रंग थे, और अब वे रंग दूर चले गए थे। वक्त बीतता गया। हर बार जब हरिनारायण फोन लगाते, अमित कहता, बस 2-3 हफ्ते बाबूजी, पेंटिंग प्लास्टर ठीक करवा रहे हैं, किचन में काम चल रहा है। फिर जब पूछते तो बहू रीना बोलती, अभी काम बहुत है, घर अस्थायी रूप से व्यवस्थित नहीं हुआ है। और हर बार जैसे बहाना बदलता रहा, एक नई मरम्मत, एक नई परेशानी। पर असली बात यह थी कि वे विदेश गए नहीं थे, या अगर गैर मौजूदगी थी
तो वो नजरअंदाज या जरूरी काम की आड़ थी। हरिनारायण ने बेटों की बातों पर भरोसा किया, अपनी उम्मीद को दफन कर लिया। वृद्धाश्रम में कई लोग थे, कुछ अकेलेपन के साथी बने, कुछ से गहरी बातें हुई। हरिनारायण ने वहां छोटे छोटे काम किए, बच्चों को कहानियां सुनाई और उन पलों में संतोष खोजा। पर भीतर से एक बेचैनी थी, घर लौटने की चाह, और वो चाह गहरे दिल में बार बार उभरती रहती। समय के साथ हरिनारायण ने महसूस किया कि अब और इंतजार करना उनकी आत्मा के लिए जरा भी अच्छा नहीं है। उनके दिल में एक हल्की सी चिंगारी उठी, यदि मैं अपने असली रूप में जाऊंगा तो शायद दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, तो मुझे छुप कर जाना है। उन्होंने वृद्धाश्रम से अनुमति ली, बस 2 दिन की छुट्टी। अपनी चुप्पी में उन्होंने कुछ पुराने कपड़े निकाले, अंग्रेजी में कहा जाए तो डिस्गाइज। एक फटी पुरानी धोती, पुरानी बनियान और सिर पर गमछा। अब वे खुद को ठीक उसी रूप में प्रस्तुत करने वाले थे जिसमें किसी नौकर या गांव के कामगार को देखा जाता है। वे चाहते थे कि बिना किसी शोरिहाई के वे घर की हकीकत को स्वयं देखें। वो सड़कें पार करके अपने गांव पहुंच गए। हर मोड़ पर पुरानी यादें जगती थी। जब वे अपने घर के गेट पे पहुंचे तो बाहरी सजावट और खुशी का माहौल देखकर उनका दिल धड़क उठा। किस खुशी की तैयारी है? बेड पर लिखावना बड़ा पोस्टर बताया। काजल ने क्लास 5 में टॉप किया। रंग बिरंगे बलून और मेहमानों का हुजूम। हरिनारायण के चेहरे पर एक आंसू का दाना आ गया। उनकी पोती की सफलता पर खुशी भी थी और भीतर एक कटु एहसास भी कि वे क्यों यहां नहीं थे। गेट के बाहर खटखटाते हुए हरिनारायण के हाथ कांपे। अंदर से रीना की तेज आवाज आई, कौन बाहर? उन्होंने धीरे से कहा, मैं हूं, रघुआ, काम करने आया हूं। घर में किसी तरह की मदद चाहिए तो मैं कर दूंगा। उन्होंने चाहा कि कोई पहचान न कर पाए। रीना ने दरवाजा खोला, नौकरों जैसी निगाहों से देखा और कहा, ठीक है, आ जाओ, बर्तन पोंछे कर लो। हरिनारायण अंदर गए और उनकी आंखों के सामने महल जैसा घर था। चमकदार फर्श, नए फर्नीचर महज गहने पन्ने में बिखरे प्रतीत होते थे। अमित मेहमानों का स्वागत कर रहा था। उसकी हंसी, संगत और पहनावा शहर के सज्जन जैसा। रीना सजी धजी मेहमानों का आदर कर रही थी। हरिनारायण ने चुपचाप काम लेना शुरू किया। झाड़ू पोछा, बर्तन और छोटे छोटे काम। उनकी मन की गहराई में एक तरह का दर्द और शर्म मौजूद थी, पर वे सब सहकर शांत रहे। अंदर से एक आवाज कह रही थी, देखो बेटे, अब क्या हालत है तेरी? पर उन्होंने अपनी मर्यादा बनाए रखी। जैसे ही शाम बढ़ी और मेहमान उछाल गाकर बातें कर रहे थे, रीना ने रघुआ से कहा, चाय की ट्रे ले आओ। हरिनारायण ने ट्रे संभाली पर उनकी उंगलियां कांप रही थी। उम्र और भय का मिलाजुला असर। अचानक ट्रे गिर गई, कप बिखर गए, चाय बिखर कर फर्श पर फैल गई। एक पल के लिए पूरा हर्ष का माहौल ठहर गया। रीना झट से चिल्लाई, अरे बुजुर्ग हो गए हो तुम, ऐसे क्यों करते हो? कुछ मेहमानों की आंखों में जत्थे में हास्य सी चमक आई, कुछ नजरें तिरछी हो गई। तभी काजल ने दौड़कर बड़बड़ाया, मम्मी, वो दादाजी जैसा लग रहा है। और उनकी आवाज में एक अजीब सी पहचान की झलक थी। हरिनारायण ने अपनी बनियान से गमछा हटाकर धीरे से कहा, हाँ रीना, मैं वही हूं, हरिनारायण तिवारी, तुम्हारा ससुर, काजल का दादाजी। घर में अचानक गूंज हुई, बातें बंद हो गई, आंखें बड़ी बड़ी हो गई और माहौल का रंग बदल गया। अमित अगले क्षण उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसके चेहरे का रंग पथरा गया, गुस्सा और शर्म के भाव एक साथ उभर आए। घर के लोग उठ खड़े हुए। रिश्तेदारों की आवाजों में कटुता घुल गई। ऐसा कैसे कर लिया बेटा? अपने पिता को वृद्धाश्रम भेज दिया और नौकर बनाकर रखा? कुछ लोग तंज कसने लगे। अब देखो, यही ठीक है। रीना का गुस्सा और चेहरा मिलकर दोषी ठहराए जाने की नाराजगी बन गया। कुछ मेहमानों ने पुराना कड़वा सच उकेरते हुए कहा, यह तो बड़ा शर्म की बात है। अपने बुजुर्ग पिताजी को भेज दिया और खुद खुशियां मनाई।
ये कैसी परवरिश है? उसी बीच अमित की आवाज धीरे धीरे तेज हुई, शर्म और बचाव दोनों के मिश्रण में। उसने कहा, बाबूजी, ये सब एक भूल थी। मैं पर लोग थे, उनकी निंदाएं और सवाल। क्या तुम बेटे हो? क्या तेरी परवरिश में इन जैसे काम आते हैं? लोग चिल्लाने लगे, ऐसा बेटा कौन बनता है? रीना रो पड़ी। गुस्से में उसने कहा, यह सब मेरे लिए भी सही नहीं है। पर अब माहौल बदल चुका था। अब प्रश्न था इंसानियत और कर्तव्य का। अमित का टूटना, एक भावुक संवाद। अमित का सीना छलनी सा हुआ। उसने भीड़ की ओर देखा और एक क्षण में जैसे सारी दुनिया उजागर हो गई। उसने धीरे धीरे कहा, आवाज में टूटन, तो क्या तुम लोग कहते हो कि मैं बेटा नहीं हूं? क्या तुम लोग यही कहते हो कि जो अपने बूढ़े पिता को घर नहीं बुलाता वो बेटा नहीं? बाबूजी, मैं जानता हूं मैंने गलती की, पर मैं आज यहां जो कुछ हूं वो तुम्हारी सीख और मेरे बचपन की देन है। मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, क्या आप मेरे साथ रहेंगे? बाबूजी, क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? मैं सब ठीक कर दूंगा। ये शब्द जैसे सभी के चेहरे पर चोट की तरह गिरे। कुछ लोगों की आंखें नम हो गई, कुछ शर्म से झुक गए। रीना भी जैसे पिघल गई। उसकी आंखों में पछतावे की लकीरें दिखने लगी। अमित के होंठ कांप रहे थे। उसकी आवाज में अब विनम्रता और वास्तविकता थी। बाबूजी, मैं तुमसे बोल रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ घर पर रहोगे? क्या तुम मुझे एक मौका दोगे? हरिनारायण ने अमित की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब वही पुरानी वेदना नहीं, बल्कि एक शांत समझदारी थी। वो बोला, बेटा, मैं कहीं भी रह सकता हूं, पर सबसे पहले मैं ये देखना चाहता हूं कि हमारी बातों में सच्चाई और लज्जा कहाँ है। वृद्धाश्रम में भी मैंने दोस्त पाए, मगर असली आश्रम वह है जहां सम्मान मिलता है। मैंने तुम्हें सिखाया था इंसानियत, पर जैसा भी हुआ वो सब तुम्हारा जीवन था। माफ करने की शक्ति तुम में होनी चाहिए, पर माफी मांगना और बदलना अलग बातें हैं। उसके शब्दों में न तो कठोरता थी, नहीं बदला लेने का शोर, केवल जीवन का अनुभव और एक पिता का आत्मिक संतुलन था। भीड़ चुप थी। अब माहौल में पश्चाताप की सुगंध फैल रही थी। अगले कुछ दिनों में अमित और रीना दोनों घर के छोटे छोटे कामों में जुट गए। उन्होंने पुरानी गलतियों को सुधारने की ठानी। पहले शिष्टाचार, फिर व्यवहार। वे हरिनारायण के पास बैठते, उनके पुराने किस्से सुनते और धीरे धीरे रिश्तों को बनाए रखने की कोशिश करते। गांव वाले भी धीरे धीरे अपना रुख बदलने लगे। कुछ ने उंगलियां उठाना बंद कर दिया, कुछ ने अपनी सलाहें देना शुरू कर दिया। पर असली बदलाव घर के भीतर आया, जब अमित ने अपने पिता के सामने सच्चाई से माफी मांगी और बहू रीना ने भी अपने अहंकार को छोड़कर सुलह की ओर कदम बढ़ाया। हरिनारायण ने वृद्धाश्रम से वापस आने का फैसला किया, पर अब वहां से आने का अर्थ अलग था। वे लौट के घर आए, पर यह वापसी इतनी खामोश, इतनी मर्यादित थी कि सबको एहसास हुआ, बुढ़ापा कोई बोझ नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। अमित ने गांव में नए तरीके से व्यवहार दिखाया। वो अपने पिता की आदर के साथ न उसे किसी नौकर जैसा समझने लगा और न ही उसे किसी से छोटी चीज की तरह आंकने लगा। उन्होंने मिलकर पोटली की पुरानी चीजें संभाली। पोती काजल को स्कूल में मां बाप की तरह साथ बैठाकर काम में बढ़ावा दिया और घर के भीतरी रिश्तों को नया जीवन। ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं, बल्कि हर उस रिश्ते की कहानी है जो समय, अहंकार और सामाजिक दबाव से दबकर टूट जाता है। हरिनारायण की शांति और धैर्य, अमित का पश्चाताप और रीना की बदलती समझ, ये सब हमें ये सिखाता है कि रिश्तों की मरम्मत संभव है, पर उसके लिए सच्चाई, विनम्रता और समय चाहिए। वृद्धाश्रम कोई अपराध नहीं, पर माता पिता को केवल वहां भेज देना शर्मनाक तब बन जाता है जब वो हमारी जानबूझकर की हुई भेदभाव की खातिर प्रयोग हो। हरिनारायण ने भेष बदला, घर की सच्चाई को देखा और वहां अपनी मर्यादा वापस पाई। पर असली जीत उन लोगों की हुई जो अपनी गलतियों को स्वीकार कर सके और बदलने की ठानी।
कहानी का संदेश स्पष्ट है। मां बाप को सम्मान दे, भेदभाव नहीं। और यदि गलती हो जाए तो उसे मानकर रिश्तों की मरम्मत करें, क्योंकि कभी कभी समय लौट कर नहीं आता, पर मन की निष्ठा और इंसानियत वापस पाई जा सकती है। हरिनारायण अब अपने घर लौट चुके थे। जहां कभी दूरी थी, अब वही अपनापन लौट आया था। अमित और रीना ने अपनी गलती मानकर बाबूजी से माफी मांगी और रिश्तों की गर्मी फिर से जग उठी। काजल की हंसी से अब वो घर फिर से जिंदा हो गया था। हरिनारायण मुस्कुराकर बोले, बेटा, बुढ़ापा बोझ नहीं, अनुभव होता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताएं आप किस गांव या शहर से हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।